नीट के बायोलॉजी के पेपर में 60 से 80 नंबर के क्वेश्चन तुम्हें इन वाले टॉपिक से देखने को मिल रहे होंगे, तो इन टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सबसे पहला टॉपिक आता है आईयूडी, इनको रिवाइज जरूर कर लेना प्लीज। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इनका फुल फॉर्म होता है, फीमेल्स के अंदर ही ओनली ये यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास में एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, 3 प्रकार की आईयूडीज होती है। इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आता है, मैच द फॉलोइंग का भी आ जाता है, और ये कैसे वर्क करती है इस पे भी सवाल आ जाता है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, इनके एग्जांपल्स पे पक्का सवाल आएगा। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो होता है इसका एग्जांपल होता है लिपाज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के अंदर प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है वो कैसे वर्क करती है, फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है स्पर्म का विद इन द यूट्रस, एंड कॉपर आयन रिलीज करके वो स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस कर देती है एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देती है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होती है वो कैसे काम करती है, यूट्रस को अनसूटेबल बना देती है फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स को हॉसाइल कर देती है टू द स्पर्म्स, एंड ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है उन फीमेल्स के लिए जो अपनी प्रेगनेंसी में डिले चाहते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया डन। दूसरा टॉपिक आता है प्लेसेंटेशन। देखो मॉर्फोलॉजी में प्लेसेंटेशन हो गया, एस्टिवेशन हो गया, और जो लीफ का कंप्लीट लीफ का अरेंजमेंट जो होता है उसके ऊपर सवाल 110% तुम्हें देखने को मिलेगा इनके एग्जांपल्स पे, तो फॉर श्योर उनको करके जाना है। सबसे पहले अपने पास में प्लेसेंटेशन, मैं यहाँ पर एस्टिवेशन वगैरह इंक्लूड नहीं करा है, मैं जस्ट तुम्हें बता रही हूँ। तो प्लीज जब रिवाइज करो इस वाले टॉपिक को तो साथ में वो वाला टॉपिक भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है वहां से सवाल आने के। सबसे पहले प्लेसेंटेशन हमारे पास में आता है। प्लेसेंटेशन 5 प्रकार का होता है। ये हमारे पास में होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो कि मिलता है पी के अंदर। दूसरा एक्साइल होता है जो चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन के अंदर मिल रहा होता है, जहां पर यहाँ पर बीच में हमारे पास में प्लेसेंटेशन हो रहा होता है। अगर पेरिफेरी के ऊपर मिल रहा है मतलब पैराइटल प्लेसेंटेशन है, उसके एग्जांपल होते हैं जिसके अंदर आपके पास में फॉल्स सेप्टम भी मिल रहा होता है। फॉल्स सेप्टम किसमें मिलता है, पैराइटल में मिलता है। एग्जांपल होते हैं मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। और इसके बाद में तुम्हारे पास फ्री सेंट्रल होता है जिसमें बीच में सेंटर में मिल रहे होते हैं, तो इसके एग्जांपल होते हैं डायंथस एंड प्रिमरोज। एंड लास्ट होता है तुम्हारे पास बेसल। बेसल के एग्जांपल होते हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर रिपीट होने वाला सवाल है। नंबर 3 टॉपिक होता है एल्गी। एल्गी के ऊपर से हर बार सवाल आता है। अब मैं पूरा का पूरा एल्गी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि मैं जस्ट तुम्हें बता रही हूँ कि ये वाले टॉपिक से सवाल आएगा, तो तुम्हें वो वाला टॉपिक जरूर पढ़ना है। मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ एल्गी का। 3 प्रकार की एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। क्लोरोफिल अगर अपन पिगमेंट्स की बात करें तो ए एंड बी इसमें मिलता है, ए एंड सी मिलता है, ए एंड डी मिलता है। फ्यूकोजेंथिन इसके अंदर मिलता है, इस वजह से ब्राउन कलर की होती है। फाइकोएरिथ्रिन मिलता है, इस वजह से रेड कलर की होती है। इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। यहाँ पर मैनिटोल एंड लेमिनेरिन स्टार्च होता है, और यहाँ पर फ्लोरेडियन स्टार्च होता है। यहाँ पर सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है, और यहाँ पर सेलुलोज के साथ एल्गिन मिक्स होता है, और यहाँ पर सेलुलोज में पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं। इसके अलावा फ्लैजिला में 2 से 8 इक्वल एपिकल होते हैं। इसमें 2 ही होते हैं जो कि अनइक्वल, एक छोटा और एक बड़ा होता है। लेटरल साइड में होता है, एपिकल नहीं होता, और इसमें तो होता ही नहीं है फ्लैजिला। इसके अलावा ये कहाँ रहते हैं, और इसके साथ साथ में बहुत जो इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो प्लीज इतना सा कष्ट करिएगा, एनसीईआरटी अभी तुरंत के तुरंत खोलो और सारे के सारे एग्जांपल्स और जो भी डायग्राम्स गिवन है एल्गी वाले सारे के सारे एग्जांपल्स अभी के भी रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 टॉपिक होता है मियोसिस। मियोसिस के अंदर आपको जो प्रोफेज 1 आता है, मियोसिस 1 के अंदर उसकी पांचों की पांचों फेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल आता है। लैक्टोटीन सबसे पहले यहाँ पर फेज आती है, उसके बाद जाइगोटीन होता है। जाइगोटीन के अंदर आपके पास में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, बाइवेलेंट टेट्राड बन रहा होता है। पेकाइटिन जो आती है उस फेज के अंदर आपके पास में क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। क्रॉसिंग ओवर किसके, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेज नाम के एंजाइम की हेल्प से। यहाँ पर जो आपके पास में क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसमें होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। डिप्लोटीन आपके पास फेज आती है जिसमें कियाजमेटा बनते हैं, और डायकाइनेसिस आती है जहां पर ये कियाजमेटा टर्मिनलाइज हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पांचों फेजेस हो जाती हैं। नंबर 5 टॉपिक आता है जॉइंट। जॉइंट का 110% सवाल आ जाता है। सबसे पहले आपके पास में होते हैं फाइब्रस जॉइंट, एक होते कार्टिलेजिनस, एक होते साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट होते हैं जिनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती है, जिसमें आ जाता है सूचर जो होते हैं आपके, वहां पर आपका फाइब्रस जॉइंट मिल रहा होता है क्रेनियम के अंदर। एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, उसके अंदर मूवमेंट हो रही होती है लेकिन इतनी ज्यादा फ्रीली मूवमेंट नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है वर्टिबल कॉलम, एंड यहाँ पर आपके पास में लिमिटेड मूवमेंट हो रही होती है। वर्टिबल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रास होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके ऊपर बहुत सारे टाइप के सवाल आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो होता है फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी मिलती है, जिसके अंदर आपको पता ही है कि साइनोवियल फ्लूइड मिल रहा होता है 2 बोन के बीच में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट हो सकती है। इसके साथ साथ में ये जो जॉइंट होते हैं वो लोकोमोशन एंड बाकी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो ह्यूमरस
एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में होता है, जो आपका यहाँ पर इस तरीके से आप बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हो। दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट होता है आपकी नी के अंदर, बिल्कुल एक ताले की तरह खुलता है, मतलब ताले की तरह नहीं, मतलब एक ही साइड खुलता है, मतलब है ना, वो पूरा घूम नहीं पाता। हिंज जॉइंट नी जॉइंट होता है। पाइवट जॉइंट होता है वो एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है, वर्टिब्रा के अंदर। एंड जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो आपके कार्पल्स के बीच में होता है। कार्पल्स में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, और सेडल जॉइंट होता है वो कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में होता है, मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में। तो थंब की मेटाकार्पल एंड ये कार्पल जो होती है, इनके बीच में कार्पल एंड मेटाकार्पल इनके बीच में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज सवाल आ जाएगा। नंबर 6 मैंने यहाँ पर टॉपिक ऐड करा है, सब कुछ मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। पॉलिनेशन, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगी यहाँ पर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के ऊपर सवाल पक्का देखने को मिलेगा फॉर श्योर। तो पॉलिनेशन जो होता है वो आपके पास में कुछ इस तरीके का होता है। तो आपके पास में जो विंड पॉलिनेशन होता है, देखो वैसे हमारे पास में पॉलिनेशन जो होता है बायोटिक एंड एबायोटिक होता है। एबायोटिक पॉलिनेशन जो होता है उसमें विंड जो होती है वो मैक्सिमम एबायोटिक फैक्टर होता है, एंड वाटर जो होता है वो लीस्ट होता है। इंसेक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। विंड पॉलिनेशन के अंदर लाइट होते हैं पॉलन ग्रेन, फ्लावर जो होते हैं वेल एक्सपोज्ड होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा जो होती है फेदरी एंड लार्ज होती है। इसका जो डायग्राम है इसके ऊपर तो पिछली साल ही सवाल आया है ना। इसके अलावा जो हमारे डायग्राम दे देंगे और तुमसे पूछेंगे इसमें किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है, और ये वाले फीचर्स लिखे होंगे, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा। करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा आने लग गए हैं, तो वहां पर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो डायग्राम्स अच्छे से देखने एनसीईआरटी की। इसके अलावा डायरेक्शनलेस होता है, वेरी हाई नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, अगर ओव्यूल के कंपैरिजन में करें तो पॉलन ग्रेन ज्यादा होते हैं, कलरलेस होते हैं, फ्लावर ऑर्डरलेस होते हैं, और इन्फ्लोरेसेंस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सिंगल ओव्यूल होता है एक ओवरी के अंदर, तो ओवरी में एक ही ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है विंड पॉलिनेशन की। हाइड्रोफिली यानी वाटर पॉलिनेशन लीस्ट कॉमन होता है, जो कि ओनली 30 जॉनरा तक ही रहता है, मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है। इसके लाइट वेटेड ही होते हैं पॉलन ग्रेन, लेकिन इसकी म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी होती है कि पानी में सुरक्षा देने के लिए। हाइड्रोफिली में एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली होती है। एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला होता है, जो कि आपका फ्रेश वाटर में मिलता है, जो कि वाटर पानी की सतह के ऊपर ही इनका पॉलिनेशन हो जाता है ना। यहाँ पर फीमेल फ्लावर भी आ जाता है, मेल फ्लावर भी आ जाता है पॉलन ग्रेन, और पानी के बहाव में पैसिवली मूवमेंट करता हुआ पॉलिनेशन करता है। जो हाइपोहाइड्रोफिली होती है पानी के अंदर आपका पॉलिनेशन हो रहा होता है, और हाइपोहाइड्रोफिली में ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के पॉलन ग्रेन जो होते हैं, जो पानी के अंदर वाले पॉलन ग्रेन होते हैं, दैट इज रिबन लाइक पॉलन ग्रेन। ये एपीहाइड्रोफिली में नहीं है, तो गलती से अगर रिबन लाइक पॉलन ग्रेन आ गया और वहां पर एग्जांपल वेलिस्नेरिया हाइड्रिला दे रखा हो तो गलत मत कराना, इसमें नहीं होता है। ये होता है आपके पास में ज़ूस्टेरिया सी ग्रासेस में, क्योंकि इनमें हाइपोहाइड्रोफिली मिलती है और इनके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं, और इनके ऊपर जो म्यूसिलिजिनस कवरिंग भी होती है। एंड कौन से एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो एक्वेटिक होते हुए भी वाटर मतलब विंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है? वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, जिसको आइकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। एंटोमोफिली के अंदर आपके सारे के सारे कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ये लार्ज फ्लावर होते हैं, इनके कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। इन्फ्लोरेसेंस के अंदर होते हैं अगर वो छोटे साइज के हैं, तो अदरवाइज वो बड़े साइज के तो इन्फ्लोरेसेंस में नहीं होंगे। पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, स्टिग्मा स्टिकी होती है, नेक्टरीज भी होते हैं, नेक्टर भी प्रोवाइड करते हैं। और ये फ्लावर का रिवॉर्ड, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आया था कि कौन से रिवॉर्ड होते हैं जो कि हमारा फ्लावर देता है इंसेक्ट को, दैट इज नेक्टर एंड पॉलन। एंड साथ साथ में जो है सेफ प्लेस भी इनको प्रोवाइड करता है टू ले एग्स, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमन होती है बीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रग के ऊपर। तो ड्रग का सवाल भी हर साल ही रिपीट होता है ऑलमोस्ट, एंड ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इस वाले चैप्टर में जितनी भी डिजीज है, सारी डिजीज इतना ज्यादा घोट के पी जाना, 110% सवाल आपको डिजीज से भी देखने को मिलेगा। बाकी मैं टॉपिक भी बताऊंगी वो वाला भी। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में 3 प्रकार की ड्रग आपके पास में होती है, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोकेन। इनका रिसेप्टर आपको, इनके डायग्राम सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रिसेप्टर पता होना चाहिए। सीएनएस एंड जीआईटी ट्रैक में ओपियोइड के रिसेप्टर्स होते हैं। इसका एग्जांपल होता है हेरोइन। हेरोइन को हम डाइएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। व्हाइट होती है, ऑर्डरलेस होती है, बिटर होती है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, एंड ऑब्टेन किया जाता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, एंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से, पेपावर सोम्निफेरम से। ठीक है, ये ओपियम पॉपी का आपको दिखा रखा है, एंड ये मॉर्फिन का आपको दिखा रखा है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम दे देंगे और आपसे फीचर्स पूछ लेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। इसको स्नॉट करके इंजेक्ट करके लिया जा सकता है। फंक्शन क्या होता है? डिप्रेसेंट होती है, स्लो डाउन कर सकती है बॉडी के फंक्शन को, सेडेटिव होती है, पेन किलर होते हैं, और आफ्टर सर्जरी हम हेरोइन को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पेन किलर होती है, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, प्रिंसिपली मतलब इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रिंसिपली इन ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस से मिल रहे होते हैं, कैनबिस सटाइवा से। तो कैनबिस सटाइवा को आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द कैनबिस सटाइवा की लीफ, है ना। इससे हम पता कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजें, हमें चरस, गांजा, हशीश ये सब मिल रहा होता है। इसको इनहेल करके या ओरल इंजेक्शन करके हम इसको ले सकते हैं। इफेक्ट कहाँ पे होता है इसका? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर होता है, ठीक है।
इसके अलावा आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कैनाबिनॉइड होता है और इसके ऊपर वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो मॉर्फिन था, वो ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे, क्योंकि इसके मॉर्फिन के अंदर जो होता है ना वो एन आता है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है और आपके पास में ये जो कैनाबिनॉइड है इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कोकेन जो होता है लास्ट में, जिसको कोक और क्रेक भी बोलते हैं, और इसको हम जो स्पोर्ट्समैन होते हैं इसको अब्यूज भी करते हैं। कहां से मिलता है, इथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से मिल रहा होता है, साउथ अमेरिका का प्लांट होता है ये। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन जो होता है उसके साथ में इंटरफेयर कर रहा होता है उसके एक्शन के अंदर। इसका एक्शन क्या होता है, स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, और ये सेंस ऑफ यूफोरिया देता है। अगर एक्सेसिव डोज हो जाए तो हेलुसिनेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। एट्रोपा, बेलोडोना एंड धतूरा जो होते हैं ये भी दूसरे प्लांट होते हैं जो हेलुसिनेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो हेलुसिनेशन कोकेन भी प्रोवाइड करता है और ये भी प्रोवाइड करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में लगे हाथों में ये भी बता देती हूँ, टबैको के ऊपर सवाल आया था आपके पास में, टबैको नहीं सॉरी स्मोकिंग के ऊपर सवाल आया था कि स्मोकिंग जो होता है ना, कौन सी बीमारी जो स्मोकिंग की वजह से होती है, तो आपके पास में एम्फाइसीमा उसका एग्जांपल था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमारियों के बारे में तो हर एक बीमारी आपको आनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी 11 12 दोनों बायोलॉजी की किताब में आपको जहां जहां बीमारी दिखती है ना रट डालो उसको, 110% आएगी वो। टबैको से निकोटिन सिक्रीट हो रहा होता है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट करते हैं, बीपी हार्ट रेट वगैरह सब बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ऊपर मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन सारी की सारी पढ़ लेना विद एग्जांपल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर जो होता है, सेक्स लिंक्ड भी होते हैं और ऑटोसोमल भी होते हैं। देखो हमें रिसेसिव डिसऑर्डर्स ही पढ़ने हैं, हमें कोई भी डोमिनेंट नहीं पढ़ना है। डोमिनेंट में केवल आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट पढ़ना है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर आपके पास में दो ही आते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ऑटोसोमल रिसेसिव में आपके पास में ये सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये आते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डिसऑर्डर्स में तो आपको पता है एन्यूप्लॉइडी में ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम एंड लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, मोनोसोमी में टर्नर सिंड्रोम होता है। तो ये आपको रखना है याद। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आपको पता ही कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है ना। तो ये कंप्लीट इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर कलर ब्लाइंड होंगे, कितने नहीं होंगे, ये सब। हीमोफीलिया के अंदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, कट लगने पर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती हीमोफीलिया के अंदर, कुछ इस तरीके का यहाँ पर सवाल आ जाता है। एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया होता है जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहा होता है, और यहाँ पर क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। देखो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का यहाँ पर आपको थोड़ा सा पूछा जा सकता है इन दोनों के बीच में रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी डिस्टर्ब होती है हीमोग्लोबिन की और थैलेसीमिया में क्वांटिटी डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ क्वालिटी ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज चेंज्ड। यहाँ पर क्या होता है, जो बीटा चेन की 6th पोजीशन होती है वहां पर एक पॉइंट पर म्यूटेशन आता है, दैट इज GAG को GUG में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। इतने में ये जो इसके द्वारा जो एमिनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, है ना, वो ग्लूटामिक एसिड ना रहते हुए अब वो वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वेलिन शो करने लगता है वहां पर। तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वेलिन में वहां पर चेंज हो जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आता है हमारे पास में थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में एक्स लिंक्ड रिसेसिव सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया है, बाकी सब के सब जो है ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे। थैलेसीमिया आ गया या बाकी जो भी आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटी डिस्टर्ब होती है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा चेन कम होगी इसके अंदर, इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर इसका जीन प्रेजेंट होता है और दो जीन पेयर से ये कंट्रोल करी जा सकती है, HbA1 एंड HbA2। बीटा थैलेसीमिया, बीटा चेन कम हो जाती है, जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे और HBB एक ही जीन पेयर से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव होती है और ये प्लियोट्रोपी भी शो करती है। प्लियोट्रोपी क्या होता है, इस पे भी सवाल आता है। एक जीन जो होता है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने लग जाए तो उसको हम प्लियोट्रोपी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कैसे ये प्लियोट्रोपी शो करता है, जैसे यहाँ पर फिनाइल एलेनिन जो होता है वो हाइड्रोक्सिलेज में, फिनाइल एलेनिन जो होता है हमारे पास में टायरोसिन, सॉरी यहाँ पर टायरोसिन होगा, तो टायरोसिन में कन्वर्ट होता रहता है वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में। अब जो एंजाइम, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होता है उसमें चेंज हो जाता है, तो वहां पर म्यूटेशन आने की वजह से ये एंजाइम बन नहीं पाता है, और ये एंजाइम नहीं बनता है तो फिनाइल एलेनिन जो होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठा होने के बाद ये जो होता है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। तो फिनाइल पायरुवेट में ये जो है हमारे एक्यूमुलेट होता रहता है, फिनाइल पायरुविक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है एंड एक्यूमुलेट होकर कहां पर डिपॉजिट हो जाता है, ब्रेन में डिपॉजिट होकर हमारा मेंटल रिटार्डेशन कर सकता है। दूसरा फिनोटाइप में चेंज करेगा, ये पिगमेंटेशन जो होगा वो स्किन का वो कम हो जाएगा एंड हेयर का पिगमेंटेशन भी वो कम कर देता है। तो एक जीन में म्यूटेशन आने की वजह से आप देखो कितने सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर कंट्रोल हुए हैं, ये और ये, इस वजह से इसको प्लियोट्रोपी भी बोल देते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको पता है डाउन सिंड्रोम होता है, जिसके सारे कैरेक्टर्स आपको पढ़ लेने हैं कि
क्या क्या चीजें होती है, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर हो जाता है, 21st क्रोमोसोम के ऊपर ट्राइसोमी आपको मिल जाती है, सेक्स लिंक में लाइन फिल्टर होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, लाइन फिल्टर मेल के अंदर प्रेजेंट होता है जहां पर आपको एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी आपको देखने को मिल रही होती है, और यहाँ पर आपको मोनोसोमी देखने को मिल रही होती है एक्स क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से ये फीमेल में फेमिनाइन कैरेक्टर कम आएंगे, रूडिमेंट्री ओवरीज हो जाएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाएंगे, वो सब हो जाएगा, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी प्रभावित होते हैं। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में भी सेम होता है, ये फेमिनाइन कैरेक्टर्स में ज्यादा डेवलप होने लगते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, ये मेल स्टेराइल हो जाते हैं, एंड इनके अंदर जो है इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े से यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा माइक्रोब के ऊपर पक्का फॉर श्योर आपको यह सवाल देखने को मिलेगा, यहां से सवाल आएगा कि कौन सा माइक्रोब किसके अंदर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, नॉर्मली भी पूछा जा सकता है। सिट्रिक एसिड में एस्परजिलस नाइगर यूजफुल होता है। अब हम ये भूल जाते हैं कि एस्परजिलस नाइगर फंगस है या फिर बैक्टीरिया है, तो याद रखना ये फंगस है। एसिटिक एसिड जो होता है, एसिडोबैक्टर एसिटाई होता है इसके अंदर, तो बैक्टीरिया होगा, ऑब्वियसली इसके नाम में बैक्टर आ रहा है। ब्यूटारिक एसिड जो होता है वो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम होता है, बी फॉर ब्यूटाइलिकम, बी फॉर बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस सबको पता है बैक्टीरिया होता है। इथेनॉल जो होता है वो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी यानी कि ईस्ट से हम ले सकते हैं। लाइपेज जो होता है वो एंजाइम होता है जिसको हम लॉन्ड्री के अंदर जो ऑयली स्टेन्स होते हैं कपड़ों से, वो उतारने के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। पैक्टिनिजेस एंड प्रोटीजेस होते हैं, इनको हम बॉटल जूसेस को क्लियर करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, जो मार्केट में बॉटल जूसेस मिलते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का जो एंजाइम होता है वो हम स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया से यूज कर रहे होते हैं, और एक क्लॉट बस्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है वहां पर उन वाले पेशेंट के अंदर इसको यूज किया जा सकता है क्लॉट बस्टर के फॉर्म में। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है, फंगी होती है ये एक, है ना, और ये इम्यूनोसप्रेसिव होता है कि तो किसी का भी अगर मतलब अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमने करा है तो साइक्लोस्पोरिन ए हम उसको दे सकते हैं फॉर दी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है, एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। स्टैटिन जो होता है मोनस्कस परप्यूरिस से मिलता है, ये एक प्रकार की ईस्ट होती है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर रही होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास में पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन जो हमारी पहली एंटीबायोटिक थी वो मिली थी। इसके अलावा हमारे पास में हो जाता है ये विदाउट डिस्टिलेशन, विथ डिस्टिलेशन कौन सा होता है, जिसमें 4 लेटर आते हैं, वो विदाउट वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास में आता है स्विस चीज के ऊपर सवाल आ जाता है, जो कि इसमें छेद किसकी वजह से होते हैं, बड़े बड़े होल किसकी वजह से, तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनाई की वजह से होते हैं, CO2 प्रोडक्शन की वजह से। रॉक फर्टाई चीज जो होती है इसके अंदर कुछ फंगी इन्वॉल्व होती है, वो आपको नहीं याद रखना है ना। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो होते हैं इसको बेकरीज भी बोलते हैं, एंड डोसा के अंदर भी आपको याद रखना है थोड़ा सा, एंड मिल्क कुकर्ड में आपको पता ही कौन लैक्टोबैसिलस इंक्लूड यहाँ पर होता है। इसके अलावा आपके पास में क्रोमोसोम, इसके ऊपर बड़ा सवाल आ जाता है कि आपके पास में 4 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो सेंट्रोमियर होता है इसकी पोजीशन के बेसिस पे हमारे पास में 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ये मेटासेंट्रिक, अगर ये बीचों बीच होता है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता है तो सब मेटासेंट्रिक होगा, और अगर ये और ऊपर होता है तो ये एक्रोसेंट्रिक होता है, और एकदम से टॉप टर्मिनल पोजीशन पे होता है तो उसको हम टीलोसेंट्रिक बोल रहे होते हैं। जो शॉर्ट आर्म होती है हम इसको पी आर्म बोलते हैं, इसके ऊपर सवाल आया था। जो लॉन्ग आर्म होती है उसको हम क्यू आर्म बोल रहे होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान से तुमको करना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर भी बड़ा सवाल आ जाता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज एंड ऑल्सो ऑन देयर चार्ज, ठीक है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम यहाँ पर एनोड लगा देते हैं, कैथोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगाकर यहाँ पर क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आप ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जो लार्ज फ्रेगमेंट होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, छोटे वाले आगे भाग जाते हैं। फिर इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड लगाते हैं, यहाँ से सवाल आ रखा है, इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, एंड वैसे भी इथिडियम ब्रोमाइड डालने पर नहीं दिखते, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ साथ हमें यूवी लैंप से भी एक्सपोज करना पड़ता है, देन हमें ऑरेंज कलर की बैंड्स दिखाई देती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारे पास में ना एक और सवाल आता है पीसीआर के ऊपर। पीसीआर में हम क्या करते हैं ना, हमारा जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनवाते हैं, तो उसके 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटिंक्शन। डीनेचुरेशन जो होता है क्योंकि सेल के बाहर हो रहा है इसलिए हमें टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सेल के अंदर तो एंजाइम्स ही कर देते हैं ये काम, सारा डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना, लेकिन यहाँ पर एंजाइम नहीं हो सकते तो इसलिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो 92 डिग्री सेल्सियस पर हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं। स्ट्रैंड को अलग करने के बाद में एनालिंग के अंदर हम प्राइमर ऐड करते हैं, क्योंकि अभी हमें आगे और पॉलीमर बनाना है, तो प्राइमर के बिना ये वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता है, तो पहले हमें प्राइमर ऐड करने पड़ेंगे जिसका स्टेप होता है एनालिंग, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन करते हैं जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब इतने हाई टेम्परेचर पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज तो काम करता नहीं, इसलिए हम टैक डीएनए पॉलीमरेज का यूज कर रहे होते हैं। थर्मस एक्वाटिक्स नाम के बैक्टीरिया से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद में इसका पूरा का पूरा पॉलीमराइजेशन हो जाता है और बहुत सारी कॉपीज हमारे पास बन जाती हैं। इसके ऊपर सवाल आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पीसीआर हो गया। एंड जितनी भी डिजीज मैं बता रही हूँ आपको, सारी की सारी डिजीज मैंने यहाँ पर सारी मेंशन तो नहीं करी है क्योंकि बहुत सारी डिजीज है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर में आप प्लीज सारी डिजीज को जब रिवाइज करो,
सारे चैप्टर के एंड में जाके सारे डिजीज को एक बार पढ़ लेना। एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की जितनी भी डिजीजेस हैं, टाइफाइड हो गया, कैंसर हो गया, निमोनिया हो गया, सारी डिजीज, अमीबियासिस हो गया, मलेरिया हो गया, सब कुछ आपको अच्छे से करना है। C3 C4 क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इन सारे साइकिल्स को भी अच्छे से कर लेना है। मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करके लेकर आई हूँ क्योंकि फिर अगेन लंबी हो जाती वीडियो। आपको पता चल गया है कि आपको इनको रिवाइज करना, तो प्लीज इनको रिवाइज कर लेना। तो यार ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से आपको फॉर श्योर सवाल देखने को मिलेगा। आप मुझे पेपर देकर आने के बाद जरूर बताना, मैं आपको दिखा भी दूंगी कि यहाँ से सवाल आया है। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ताकि मैं आपको और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।